कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। जो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उस फिजिकल ज्योग्राफी में अब हमें प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी वो किस प्रकार से भूकंप की व्याख्या कर सकता है, हमने उसे बड़े अच्छे से समझने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे सिनॉप्सिस रूप में, और उसके ऊपर जो हमने 2 प्रश्न दिए थे उसको भी अपने नोट्स में लिखने की कोशिश की होगी। अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो कमेंट्स में भी आप उसको यस करके शो कर सकते हो, और हो सकता है कि कभी कभार कमेंट्स आप बड़ा भी लिख सकते हैं ताकि मैं उसको रीड आउट करके आपको सजेशन दे सकूं। तो अब हम शुरू करेंगे उसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर किस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी बनते हैं। ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक होने के कारण हो सकता है कि एक वीडियो में ये लेक्चर ना आ सके, तो कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो में हम इस पूरी घटना को शामिल करने की कोशिश करें। परंतु उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट केवल सुनकर नहीं हो सकता क्लियर, इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने साथ एक नोटबुक रखें और पेन रखें, जिसके बाद में आप कही गई बातों को लगातार नोट भी करते रहिए ताकि आपके सब्जेक्ट इस लॉकडाउन में क्लियर होते चले। समय का सदुपयोग होगा तो आगे लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद में आप उसी भीड़ में कुछ अलग दिखाई दोगे। तो कोशिश करिए कि इस लॉकडाउन में चल रहे लेक्चरों का भरपूर आप फायदा उठाएं। तो हम शुरू करते हैं। ज्वालामुखी, हमें ज्वालामुखी को पढ़ना है। अब ये ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया हमें इसे पढ़ना है। ज्वालामुखी एक अलग और ज्वालामुखी क्रिया एक अलग घटना है। तो हमें ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, क्या हो जाने के बाद में इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार हम देखेंगे टाइप्स। टाइप्स भी 2 प्रकार से आते हैं बेटे। एक समय अवधि के अनुसार और दूसरा रहता है उद्गार के अनुसार, मतलब जो बाहर निकल रहा है उस लावा के बाहर निकलने की प्रोसेस के अनुसार। कोई दिक्कत? इसी के बाद में ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से या द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कौन कौन सी बनती है, और फिर बाद में हम देखेंगे विश्व में ज्वालामुखी। कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने कॉपी में वर्ल्ड मैप बनाने की आदी हो जाए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैपिंग आपको आना ही चाहिए। अच्छा नहीं कुछ तो सही, कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो आप कोशिश करिए कि आपको वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, मध्य प्रदेश अगर आप पढ़ रहे हो तो मध्य प्रदेश का मैप, अगर बैतूल के हो या भोपाल के हो या ग्वालियर के हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, आप उस डिस्ट्रिक्ट का मैप आपको बनाते आना चाहिए। जब बनाते आएगा तो स्वाभाविक रूप से आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में उस मैप को कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश करोगे। तो जब शो करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप दूसरे की तुलना में अलग दिखाई दोगे। जब अलग दिखाई दोगे तो मार्किंग भी थोड़ी सी ज्यादा चलेंगे। जब ज्यादा चलेंगे तो ओवरऑल मार्किंग में आप दूसरों की तुलना में ज्यादा निकलोगे। जब ज्यादा निकलोगे तो स्वाभाविक रूप से आपके एग्जाम निकालने की प्रायिकता दूसरे की तुलना में बढ़ जाएगी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में और बहुत सारी चीजें आपको दूसरों को समझाने में आप हमेशा सफल रहोगे। तो हमें आपको पता चल गया कि हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया क्या है। प्रकार 2 प्रकार से हम देखेंगे, समय अवधि के अनुसार और उद्गार के अनुसार। उद्गार के अनुसार और समय अवधि के अनुसार में तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। समय अवधि के अनुसार 3 प्रकार के ज्वालामुखी होंगे। उद्गार के अनुसार फिर इसको डिवाइड किया जाता है
और डिवाइड करने के बाद में हम देखा जाता है विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया, और एक रहता है शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया। विस्फोटक ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। हम सब बातों को पढ़ेंगे, भले ही समय लगे, भले ही हमें 2 लेक्चर बनाना पड़े केवल ज्वालामुखी पर हम बनाएंगे ताकि हम पूरे ओवरऑल कंडीशन को समझ सकें, क्योंकि भैया इनके ऊपर प्रश्न आने की प्रायिकता रहती है, और प्रश्न आने की प्रायिकता के कारण हम टेक्टोनिक प्लेट जो भू आकृति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण थ्योरी, इसलिए हम थोड़ा लेंदी पढ़ रहे हैं। जब लेंदी पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा व्यू बन पाएगा, नजरिया बन पाएगा। जब नजरिया बनता है तो स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रायिकता रहती है वो बच्चों की बढ़ते जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया के लिए प्राय क्या करते हैं बच्चे लोग, एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि हम भूगोल की नजरिए से देखें, एक भूगोलवेत्ता के नजरिए से देखें, एक भूगर्भ शास्त्री के नजर से अगर हम देखें, तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है। ज्वालामुखी एक ऐसा क्षेत्र जहां से लावा गैस का निकास होता है, उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। और लावा गैस एवं अन्य पदार्थ के निकलने की प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। तो आपको समझ में आया, एक छिद्र को जहां से क्या निकलता है, लावा गैस, उसे कहा जाता है, उस छिद्र को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। और जब ये लगातार उस छिद्र से निकलते रहता है, प्रक्रिया चलते रहती है, उसे कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया। इस बात में अगर आपको कोई डाउट हो, लगता है मुझे कि डाउट नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम ज्वालामुखी के प्रकारों की बात करें तो हमें 2 प्रकार के दिखाई देते हैं सामान्य रूप से। अगर हम ज्वालामुखी के प्रकारों की बात करें तो हम ज्वालामुखी के अगर प्रकार की बात करें, प्रकार, तो एक समय अवधि के अनुसार और एक रहता है उद्गार के अनुसार। समय अवधि के अनुसार मतलब कभी ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, कभी बहुत समय के बाद हो रही है, और कभी हमेशा के लिए बंद हो गई। इस आधार पर हम बांटते हैं समय अवधि के अनुसार। ऐसे ज्वालामुखी, मैं नाम लिखूंगा और बातें बोलते जाऊंगा, आप कॉपी में नोट भी करें। ऐसे ज्वालामुखी जहां से ज्वालामुखी क्रिया लगातार होते रहती है, उस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। कौन सा ज्वालामुखी कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया। मतलब वर्तमान में भी उसमें से लावा निकल रहा है, इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। कोई दिक्कत है? फिर दूसरा, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें से लावा बहुत समय से नहीं निकला परंतु भविष्य में निकलने की संभावना बनी है, या पहले भी इस प्रकार की घटना घटी है कि कभी लावा निकलने की प्रक्रिया हुई, फिर समय के बाद में बंद हुई और फिर समय के बाद में निकले, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। फिर एक और आता है समय अवधि के अनुसार, ऐसे ज्वालामुखी जहां से लावा निकलने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो चुकी है, और पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद में उस ज्वालामुखी के मुख पर, जिसे कहा जाता है क्रेटर, क्या कहा जाता है, क्रेटर, और जब ये ज्वालामुखी का जो मुख का क्षेत्र बढ़ जाता है उसे कहा जाता है कैल्डर। तो हमें ये
इस क्रेटर पर अगर बर्फ या पानी जम जाता है तब इस प्रकार के ज्वालामुखी को कहा जाता है शांत ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है? शांत या सोया हुआ ज्वालामुखी। मतलब अब इसमें लावा होने की संभावना नहीं है, लावा बाहर आने की संभावना नहीं है। तो हमने देखा समय अवधि के अनुसार 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पर हम जब उद्गार के आधार पर, मतलब लावा निकलता है तो निकलने की भी प्रोसेस होती है, कभी बहुत विस्फोटक के आधार पर होता है, कभी शांत प्रकार के आधार पर होता है। तो भूगोलवेताओं के द्वारा विस्फोटक और शांत प्रकार के ज्वालामुखी को बांटा उद्गार के अनुसार। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें से ज्वालामुखी से लावा निकलने की प्रक्रिया विस्फोटक के आधार पर होती है, मतलब शांत प्रकार से नहीं, एक बड़ा सा धमाका होता है, धमाके होने के बाद में ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो उस प्रकार के ज्वालामुखी को उद्गार में विस्फोटक ज्वालामुखी कहा है। और ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ज्वालामुखी क्रिया शांत प्रकार से होती, किसी भी प्रकार के विस्फोट की यहां पर गुंजाइश नहीं होती और ना ही क्रिया होने की संभावना। और यही कारण है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी को शांत प्रकार का ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, अब ये दिमाग में आता है कि सर विस्फोटक ज्वालामुखी और शांत प्रकार के ज्वालामुखी, क्योंकि निकल तो लावा ही रहा है और निकलता लावा ही, तो भैया क्यों उद्गार के अनुसार आपने बांटा? चलो आपने समयावधि के अनुसार बांटा, ठीक है, पर उद्गार के अनुसार क्यों बांटा? तो मैंने आपको बताया था, एक शब्द बोला था अम्लीय लावा और एक कहा था क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में क्या होता है? मैग्मा में क्या मिला रहता है? सिलिका। और जब मैग्मा में सिलिका मिलता है तो मैग्मा कैसा बन जाता है? गाढ़ा। और जब गाढ़ा बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर आने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब दिक्कतों का सामना करने के बाद में गैस लगातार बनते जाती है इस ज्वालामुखी क्रिया में, और गैस ऊपर की ओर हमेशा आने की जब कोशिश करती है तो ऊपर के छिद्र में जब इस ज्वालामुखी क्रिया के कारण, अम्लीय ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो मैग्मा गाढ़ा किस्म का रहता है, तो वो ऊपर आने में जब कहीं ना कहीं रुकावट का काम करता है, तब गैस एक विस्फोट के माध्यम से ज्वालामुखी क्रिया को संपन्न कराती है। और इसी कारण है कि हम उद्गार के अनुसार भी ज्वालामुखी क्रिया को 2 भागों में बांटते हैं, पहला विस्फोट के आधार पर, दूसरा शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया। अब शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया अपने आप समझ में आ गई होंगी, जो विस्फोट के आधार पर जिसको समझ में आ गई। शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया में किस प्रकार का मैग्मा रहेगा? क्षारीय किस्म का, जो किस प्रकार का रहता है? पतला। अब जब पतला मैग्मा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यहां पर विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया में आपको एक शंकुनुमा संरचना दिखाई देंगी और उसमें से आपको क्या दिखाई देगा? ज्वालामुखी क्रिया से मैग्मा लावा के रूप में बाहर। पर शांत दरार प्रकार की जो ज्वालामुखी क्रिया रहेंगी, इसमें शंकु नहीं बनेंगी बल्कि दरार बनेगी, और दरार से पतला मैग्मा जो ऊपर आने के बाद में क्षारीय लावा कहलाता है, वो धीरे धीरे बाहर आते रहता है। धीरे धीरे बाहर आता है तो बाहर आने का प्रमुख कारण रहता है धीरे धीरे, क्योंकि ये पतला रहता है और पतला रहने के कारण ये अपने मार्ग में पीछे आने वाले मैग्मा को कभी भी रोकने का कार्य करता ही नहीं है। और इसके कारण हमें दिखाई देगा हमेशा कि बेसाल्ट से हमेशा कटक और मैदान, और कभी कभार बहुत अधिक मात्रा में जब इसका लगातार उद्गार होते रहता है तो पठार का भी निर्माण होते हुए दिखाई देगा। इसलिए शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से, जहां आप रह रहे हो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, आपको ये जो दक्षिण का जो पठार बोला जाता है, ये दक्कन ट्रैप बोला जाता है, इसका निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण पूछा जाता है कि किस ज्वालामुखी क्रिया से हुआ तो ज्वालामुखी क्रिया से, परंतु किस ज्वालामुखी क्रिया से हुआ? विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया से नहीं, बल्कि शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से ये पूरे पठारी क्षेत्र का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो मतलब आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ? विस्फोटक के आधार पर भी ज्वालामुखी को बांटने की कोशिश की गई। जब विस्फोटक के आधार पर बांटा गया ना, तो कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिसमें विस्फोट बहुत तेजी से होता है, कुछ ज्वालामुखी क्रिया होती है जिसमें विस्फोट होता है परंतु गैस निकलती है और फिर लावा निकलता है।
कुछ ज्वालामुखी क्रिया ऐसी होती है जिसमें विस्फोट इतना तेजी से होता है कि वो सबसे भयंकर किस्म के कहलाते हैं, और कुछ ज्वालामुखी क्रिया ऐसी थी जिसमें विस्फोट होता है और लावा गैस के साथ पूरे आसमान को भेदते हुए वो 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक के चला जाता है। तो इस आधार पर भी क्या किया गया है, इस विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया को फिर बांटने की कोशिश की। तो आप अपने नोट्स में कोशिश करिए कि विस्फोटक आधार पर 5 आधारों पर बांटने की कोशिश करिए। मैं एक तरफ से आपको नाम लिखा दूंगा और नाम लिखाने के बाद आपको बहुत सारी बातें क्लियर होते चलेंगी। तो आप लिखिएगा विस्फोटक के आधार पर ज्वालामुखी। पहला लिखिएगा बेटा हवाई तुल्य ज्वालामुखी। कौन सी? हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्रिया। हम लिखेंगे विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी। ये 5 प्रकार के होते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्रिया। फिर सेकंड लिखिएगा स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी की क्रिया। लिखा आपने? उसी के बाद में लिखेगा वोल्केनियन ज्वालामुखी क्रिया, और वोल्केनियन के बाद में लिखिएगा पिलियन ज्वालामुखी क्रिया, और अंतिम रूप से जो वोल्केनियन के समान ही रहता है उसे कहता है विसुवियन ज्वालामुखी क्रिया। मैं इसी के साथ में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों एक ही है, परंतु कुछ मूलभूत अंतर है, और वो मूलभूत अंतर पूछता है, और जब पूछता है तो वो अंतर पूछ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों को साथ में ही रखो। तो हम विस्फोटक के आधार पर जो ज्वालामुखी क्रिया होती है वो होती है 5 प्रकार की। पहली हवाई तुल्य, दूसरी स्ट्रोम्बोलियन, तीसरी वोल्केनियन, चौथी पिलियन, और पांचवी विसुवियन। हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्रिया, ये जो ज्वालामुखी क्रिया होती है इसके अंतर्गत जो मैग्मा होता है, क्या होता है? मैग्मा वो पीले किस्म का रहता है, और पीले किस्म का होने के साथ में वो पतला रहता है। कैसा रहता है? पतला। और पतला होने के कारण आपको यहां पर जो ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देंगी वो लगातार होते हुए दिखाई देंगी, और होने के कारण आपको यहां पर विस्फोट उतनी मात्रा में नहीं दिखाई देगा जितनी मात्रा में आपको स्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन और पिलियन में दिखाई देगा। मतलब ये विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया में शांत प्रकार का है, परंतु जैसे ही आप स्ट्रोम्बोलियन में आओगे तो स्ट्रोम्बोलियन में जो मैग्मा होता है वो मैग्मा हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्रिया की तुलना में थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के साथ में इसमें आपको गैस के तत्व भी ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? गैस के तत्व भी ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। तो ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी की क्रिया में स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी थोड़े से विस्फोट करते। परंतु जब हम वोल्केनियन ज्वालामुखी क्रिया में आते हैं तो वोल्केनियन ज्वालामुखी क्रिया में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? सबसे पहले ये दिखाई देगा कि स्ट्रोम्बोलियन की तुलना में वोल्केनियन में जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें जो मैग्मा रहता है वो गाढ़ा रहता है। किसकी तुलना में? स्ट्रोम्बोलियन की तुलना में। और साथ में गैस जो रहती है वो गैस इस गाढ़े मैग्मे को ऊपर जाने के लिए मदद करती है, परंतु जब गाढ़े मैग्मे के कारण लगातार क्या होता है, मुख बंद हो जाता है, तो गैस उस मुख को खोलने के लिए लगातार प्रेशर देती है नीचे से। जब प्रेशर देती है तो विस्फोट के माध्यम से गैस इस ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहले ऊपर की ओर जाती है, और कभी कभार 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जाती है। और यही विशेषता वोल्केनियन ज्वालामुखी क्रिया की है। ये विस्फोट तो करता है परंतु सबसे पहले गैस बाहर निकलती है,
और सबसे अधिक ऊंचाई तक है। पिलीनियन ज्वालामुखी, ये पिलीनियन ज्वालामुखी सब, इसकी खास विशेषता ये है कि इस ज्वालामुखी का जो मैग्मा रहता है वो सबसे ज्यादा लसलसा चिपचिपा किस्म का रहता है, और लसलसा चिपचिपा किस्म का होने के कारण, लगातार ज्वालामुखी क्रिया हो जाने के कारण, ये मैग्मा चिपचिपा किस्म का होने के कारण और लगातार ज्वालामुखी क्रिया जब होते रहती है तो मुख लगातार बंद होते जाता है, छोटा होते जाता है। जब छोटा होते जाता है तो मैग्मा को बाहर निकलने की जब जगह ही नहीं मिलती है तो गैस जो मैग्मे की भाप के कारण बनता है तो वो गैस कहीं ना कहीं इस मुख को खोलने के लिए लगातार हिट करती है, और जब हिट करती है तो स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मात्रा में विस्फोट होता है, और जिसकी आवाज कभी कभार 5 से 7,000 किलोमीटर दूर तक की सुनाई देती है। तो ये पूरे विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी क्रिया मानी जाती है। कौन सी? पिलीनियन ज्वालामुखी क्रिया। अब आते हैं विसुवियन ज्वालामुखी क्रिया। विसुवियन ज्वालामुखी क्रिया वोल्केनियन के समान ही है, परंतु वोल्केनियन ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहले गैस बाहर निकलती थी, परंतु विसुवियन ज्वालामुखी क्रिया में गैस के साथ में आपको मैग्मा जो लावा ऊपर आकर कहलाता है वो भी निकलते हुए दिखाई देगा, और यही अंतर वोल्केनियन और विसुवियन ज्वालामुखी क्रिया में है। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप थोड़ी सी बातों को नोट करने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत है यहां तक के? जब यहां तक की कोई दिक्कत है नहीं तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि भैया ये ज्वालामुखी क्रिया से कई सारे स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। अब कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से होता है, तो हम उन स्थलाकृतियों को देखने समझने की भी कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में हम यहां तक की बातों को क्लियर करें। 2 मिनट में लेक्चर का टाइमिंग देख लो। हम इसमें समय होते आ रहा है तो हम इसमें थोड़ी सी बातों को ही समझेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो ज्वालामुखी के संबंधित रहेंगे उसमें पूरा ज्वालामुखी क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्वालामुखी क्रिया, अब आपको पता तो हो गया कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी क्रिया क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से जो स्थलाकृति बनती है वो स्थलाकृति 2 प्रकार की रहती है। एक आंतरिक जो अंदर ज्वालामुखी के बनती है, और एक रहती बाहा। तो बाहा में हमें जो दिखाई देता है वो होता है, परंतु आंतरिक भी हमें 2 प्रकार की दिखाई देंगी। एक अनुस्तरीय और दूसरा अनुस्तरीय। मतलब ये ज्वालामुखी क्रिया है, जब आप थोड़ा सा याद में रखिए, जब ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से जो मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्षैतिज रूप में जब वह ठंडा हो जाता है तो उसके माध्यम से बनने वाली स्थलाकृतियों को अनुस्तरीय स्थलाकृति कहा जाता है। अनुस्तरीय ज्वालामुखी स्थलाकृति। और जब ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊर्ध्वाधर रूप में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, उसे कहा जाता है अनुस्तरीय ज्वालामुखी क्रिया। हम इन स्थलाकृतियों को और अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अनुस्तरीय में कौन कौन सी स्थलाकृति होती है, अनुस्तरीय में कौन कौन सी स्थलाकृति होती है। बाहा ऐसी स्थलाकृति जो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से पृथ्वी की ऊपरी संरचना में बनते हैं, उसे कहा जाता है बाहा ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, जिसमें हम शंकु को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये शंकु कई प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर इन बातों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सामने 1 से 2 प्रश्न रखता हूं। सबसे पहले, समय अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी कितने भागों में बांटा गया है? तीसरा, विस्फोटक के आधार पर जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें सबसे कम विस्फोटक से लेकर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी के क्रम को आप सजाइए। ये 3 प्रश्न मैं आपके सामने रखे हैं।
इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब दीजिए और अपने ज्वालामुखी सेक्टर को आप जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मैं आपको पहले भी बता दूं, ज्वालामुखी के बारे में अभी हमने केवल एक सेगमेंट ही कंप्लीट किया है, मतलब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम कल के लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।